आस्था एजुकेशन में सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए आई हूँ। मैं काजल एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आस्था डिफेंस एकेडमी में हूँ। Myself धीरज सिंह, I am मैथ्स फैकल्टी इन आस्था एजुकेशन। इस टाइम कोई भी टीचर आपका डाउट नहीं क्लियर करेगा। मैंने बीच में एक वर्ड बोला डाउट। अगर आपको वाकई में कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। 99% कोचिंगों में क्या है कि टीचर 9 to 5 क्लास लेकर चले जाते हैं और जब बच्चे को 12 बजे रात डाउट आता है या फिर 11 बजे रात डाउट आता है तो वो परेशान हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। वो उस क्वेश्चन में फंसा रहता है, उस क्वेश्चन की वजह से वो आगे भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। और जब बच्चा आगे नहीं पढ़ाई कर पाता है ना तो उस एक दिन की वजह से वो 20 दिन पीछे जाता है। इसीलिए इस पूरे इंडिया में एक ही एकेडमी आपको ऐसा मिलेगा कि जहां पे टीचर 24 आवर और 7 डेज रहते हैं। चाहे वो संडे हो चाहे वो सैटरडे हो, कोई भी टीचर कहीं पे नहीं जाता है। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं कि हमें एग्जाम में निकालने के लिए किस तरीके से क्वेश्चंस करना चाहिए या फिर किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर मैं बात करूं सीडीएस के एग्जाम की या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप आईएएस का एग्जाम ले लो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम ले लो, चाहे एनडीए का एग्जाम ले लो, ये तीनों एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इन तीनों एग्जाम में एक चीज कॉमन है, चाहे आप जीएस का पेपर करिए, चाहे आप मैथ्स का पेपर करिए, चाहे आप इंग्लिश का पेपर करो, उन सभी पेपर में एक चीज कॉमन है। और वो कॉमन चीज जानते हो क्या है? देखो मैं आपको समझा रहा हूं। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है या फिर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आप जैसे सीडीएस का एग्जाम दोगे, एक तो आपके सामने पहला स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपके एग्जाम में दूसरा स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपके एग्जाम में तीसरा स्टेटमेंट। ऑप्शन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं? पहला ऑप्शन आपको देगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। दूसरा ऑप्शन आपको देगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। तीसरा ऑप्शन आपको देगा ओनली थर्ड एंड फर्स्ट आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन आपको देगा ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। अब एग्जाम में चाहे आईएएस का भी एग्जाम हो, आप ऐसे ना 30% क्वेश्चन कवर कर सकते हो यदि हमें यह पता चल गया कि अच्छा हमारा यहां से पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर हमें यह पता चल गया कि हमारा पहला केवल एक स्टेटमेंट, क्योंकि जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे ना, किसी को भी तीनों स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा देगा कि जो रॉन्ग रहेगा। यदि आपने उस स्टेटमेंट की पहचान कर ली, तो जैसे हमें यह पता चला कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो जिस ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट आएगा वो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो पहले ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा। तो केवल आपका एक ही ऑप्शन कौन सा बचा? बी ऑप्शन। आजकल जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे ना, तो इस तरीके का हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि वहां पे समय कम रहता है। जब आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के और उसे सॉल्व करोगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो उस समय को बचाने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये सीडीएस की तैयारी कर रही है, ये एनडीए की तैयारी कर रही है, तो इनको इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। हमें बेसिक भी स्ट्रांग बनाना है, हमें प्रॉपर्टी स्ट्रांग बनाना है। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एनडीए के एग्जाम में एक टॉपिक आता है डिटरमिनेंट। उसमें केवल एक प्रॉपर्टी है जिससे 90% क्वेश्चन मैं यहां पे खत्म करवाता हूं कि 90% क्वेश्चन को कैसे खत्म करना है। और प्रॉपर्टी क्या है? यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम सेम है तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या करता है, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 देगा, तो हमें प्रॉपर्टी रिवर्स अप्लाई करना है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, केवल सीधे सीधे प्रॉपर्टी याद करते हैं,
जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सीडीएस में अलजेब्रा आता है। अगर मैं किसी बच्चे से a+b का होल स्क्वायर पूछूं, वो धड़ाक से बताएगा a² + 2ab + b²। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछूं कि a² + 2ab + b² क्या होता है, तो वो एक बार सोचेगा कि यार ये क्या पूछ लिया सर ने, या फिर एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया। तो आजकल का जो एग्जाम है ना, उसमें प्रॉपर्टी आपको सीधे भी याद रखना है और उसका रिवर्स भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन कराते हैं। सीडीएस के एग्जाम में रिमाइंडर के अभी 2021 में एक क्वेश्चन मिला था, सेम क्वेश्चन लिखूंगा और सेम ऑप्शन के साथ 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन में आपको बोल के निकल रहा हूं। यदि किसी भी संख्या को d से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या को d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 15 आता है। यदि उस संख्या के 10 गुना को d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है 6। तो आपसे यह पूछेगा कि इस डिवीजर की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बता दो। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इस डिवीजर का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन जानते हो आपको क्या दे रखा था। पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा था 14, चौथा ऑप्शन हमें दे रखा था 16। बच्चे को इस प्रकार से हम यहां पे रेडी करते हैं कि क्वेश्चन देखते ही वो समझेगा क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट आंसर किस पे लगा देगा, 16 पे। 2022 10 अप्रैल को जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था, एज इट इज क्वेश्चन वहां पे रिमाइंडर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब मैंने ये 16 क्यों लगाया, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजों पे पकड़ बनाना होता है। बड़ी बड़ी चीजों से एग्जाम ही निकलता है, हमें छोटे छोटे लैंग्वेज को कवर करना होता है। एक बहुत छोटी सी चीज यहां पे मैंने अप्लाई किया है कि यदि आप किसी संख्या को भाग दे रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है 15, इसका मतलब कि संख्या 15 से बड़ी होगी, संख्या 15 से छोटी नहीं हो सकती। क्योंकि जो डिवीजर होता है ना, वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा जो डिवीजर होता है। क्योंकि अगर 15 से छोटी मान लो 8 है, तो एक बार फिर से इसमें भाग लगेगा, तो उस केस में रिमाइंडर 15 नहीं आ सकता, उस केस में रिमाइंडर आपको मिलेगा 7। तो केवल यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया कि ये जो डिवीजर है ना, ये 15 से बड़ा होगा, 15 के बराबर भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 15 के बराबर भी होता ना, तब भी रिमाइंडर 0 आता। तो 15 से बड़ा ये थोड़ी है, 15 से बड़ा ये थोड़ी है, 15 से बड़ा ये भी नहीं है। तो आपके सामने केवल एक ऑप्शन बचे। तो आजकल के जितने भी यूपीएससी के एग्जाम है, उसमें आपको ऑप्शन के साथ खेलने आना चाहिए। सारी चीजें आप वहां पे कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें 2.5 घंटे के अंदर एनडीए में मैथ्स में 120 क्वेश्चन करने हैं, और 120 क्वेश्चन आपको कवर करने के लिए अगर आप पूरा बेसिक करोगे तो वहां पे एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज लगाना पड़ता है, तब जाके एग्जाम निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, रेगिस्तान में जितने रेत है उतने अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले, और रेगिस्तान में जितना पानी है उतनी वैकेंसी आती है। तो आप सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को इजी करने के लिए हमें शॉर्ट तरीके आने चाहिए, हमें क्वेश्चन को ऑप्शन से करने आना चाहिए, हमें क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए, हमें बेसिक भी आना चाहिए, तब जाके आप पूरे पेपर को कवर कर पाओगे। ये नहीं कि केवल हमने ये तरीका सीख लिया तब भी आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। यदि आपने बेसिक भी सीख लिया तब भी आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। तो हमें सारी चीजों को कवर करना है। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, यही चीज मैं इन बच्चों को समझा रहा हूं कि जब 4 सितंबर को ये एग्जाम देने जाएंगे, 4 सितंबर को सीडीएस एनडीए का एग्जाम है, जो एनडीए सेकेंड 2022 एंड सीडीएस सेकेंड 2022। तो इन बच्चों को मैं ये चीज समझा रहा हूं, इनको बेसिक अब धीरे धीरे पता चल चुका है, लेकिन धीरे धीरे हमें इस पे काम करना है, बेसिक पे भी काम करना है, इन सब कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है। तो यदि वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो एस्टा डिफेंस एकेडमी में आपको जरूर एडमिशन लेना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो मूर्ख बनाने वाले कोचिंगें बहुत मिलेंगी, जो आपको चीजें बहुत बताएंगी
लेकिन कुछ होता नहीं है। धन्यवाद। मैं धीरज सिंह।